मॉन्स्टरवर्स शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बाद हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड एक वेब सीरीज मिल रहा है। मॉन्स्टरवर्स के मूवीज में हम लोगों को सिर्फ मॉन्स्टर्स का फाइट दिखाया जाता है और थोड़ा बहुत ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, बट मॉन्स्टरवर्स का ये सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स इंसानों के उस डर को और उस डर की वजह से बनाए गए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है और वो ऑर्गेनाइजेशन है मोनार्क। वैसे इस वेब सीरीज में 2 टाइमलाइन दिखाया गया है। पहला है 1980 का टाइम और दूसरा है गॉडजिला जो पहली बार अपीयर होता है उसके बाद का टाइम। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टरवर्स का पहला फिल्म गॉडजिला है, लेकिन मॉन्स्टरवर्स का स्टोरी स्टार्ट होता है कॉन्ग स्कल आइलैंड से जो 1950s के टाइम पर बेस्ड है। तो कॉन्ग स्कल आइलैंड से लेकर इस सीरीज के पहले टाइमलाइन के बीच 20 साल का गैप है और इन दोनों गैप्स को कनेक्ट करते हैं ये आदमी बिल रैंडा। वैसे ये दोनों एक ही आदमी है और इनको देखकर लगता भी नहीं है कि इनके बीच 20 साल का गैप है, लेकिन फिर भी अगर आपने स्कल आइलैंड देखा है उनको ये पता ही होगा कि ये वही है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट के सेनेटर को हॉलो अर्थ के बारे में बताया था और इनके इस थ्योरी को फंड करने के लिए कन्विंस भी किया था, क्योंकि सिर्फ बिल को ही ये पता था कि ये मॉन्स्टर्स असल में हॉलो अर्थ से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो धरती के बीच में एग्जिस्ट करता है। और इस दुनिया को हम लोग पहली बार देखते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में। बिल रैंडा इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही स्कल आइलैंड पर मरने वाला होता है, तो वो इस मिस्टीरियस बैग को पानी में फेंक देता है। वैसे इस बैग के ऊपर बिल का नाम और मोनार्क का लोगो होता है। अभी ये बैग 40 साल तक पानी में तैरता रहता है और फिर जाके मिलता है एक जापानीज फिशरमैन को 2013 में। अभी ये बैग इस ट्रेलर से हिरोशी रैंडा के इस शेप के अंदर किस तरीके से आता है ये अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन मेरे को लगता है केट का डैड हिरोशी रैंडा अभी भी जिंदा है। लेकिन केट जापान आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर का डेथ हो गया है। केट जापान आती है ताकि वो अपने डैड से रिलेटेड कुछ चीजों के आंसर्स को फाइंड आउट कर सके। उसके डैड का प्लेन अलास्का में क्रैश करता है, लेकिन उसका कोई मलबा ही नहीं मिलता। केट जब जापान पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड 2 जिंदगी जी रहे थे और उनके उस दूसरे लाइफ में एक बीवी और एक लड़का है। कहानी के दूसरे टाइमलाइन में हम लोगों को पता चलता है कि बिल मोनार्क के लिए काम कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 1946 में बनता है और इसका मेन मोटिव रहता है म्यूटोस के ऊपर रिसर्च करना। म्यूटोस यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और केट इसी ग्रुप को जी डे के दिन देखती है। जी डे यानी गॉडजिला जब पहली बार 2014 में अपीयर होता है। बिल रैंडल के उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ता है ये आदमी टिम, जो मोनार्क का ही एक एम्प्लॉय है। ऐसा लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोनार्क से रिलेटेड कुछ बहुत ही बड़े सीक्रेट्स हैं जो सबसे छुपा के रखे गए हैं और शायद यही इस सीरीज का मेन क्वेश्चन है, आखिर क्या है उन फाइल्स में। असल में उस बैग के अंदर होते हैं कुछ डेटा टेप्स, बहुत ही पुराने जमाने के डेटा स्टोरेज टेप जिसे एनक्रिप्ट करता है केंटारो का गर्लफ्रेंड मे। अब इन टेप्स के अंदर होते हैं कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और कुछ मोनार्क के मेमोज। लेकिन इसे ओपन करते ही मोनार्क के मेन ब्रांच में एक सिग्नल पहुंचता है और मोनार्क के अथॉरिटीज को ये पता चल जाता है कि इन फाइल्स को कोई देख रहा है। मोनार्क में हम लोग इस लेडी से मिलते हैं जिनका नाम है कोहेन और यही टिम को उस सिग्नल के बारे में बताते हैं। वैसे इस सीन में ये बड़ा सा बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई मैप है, लेकिन जैसे कि ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करते तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग उन म्यूटोस के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस नेटवर्क को हॉलो अर्थ पर म्यूटोस फॉलो करते हैं ट्रैवल करने के लिए, ये उसी का मैप है। और इस मैप में भी हम लोग ऐसे ही कुछ लाइंस को देख सकते हैं जो उस वॉल बोर्ड में था। केंटारो को लगता है कि उसके फादर मतलब केट और उसके फादर हिरोशी सैटेलाइट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मोनार्क हिरोशी के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके सैटेलाइट्स के थ्रू म्यूटोस को ट्रैक कर रहा है। मतलब मोनार्क के इन एम्प्लॉयज को देखकर यही लग रहा था कि इनको पता है कि गॉडजिला आज ही आएगा। टिम कुछ चीजों को अपने तक ही रखना चाहता है, मतलब उसका कोई हिडन मोटिव तो होगा ही और इसीलिए वो उन फाइल्स के पीछे हैं। इस सीरीज के पहले 2 फ्लैशबैक 1950s में ही सेट हैं। 1952 में ली शॉ जो एक यूएस सोल्जर है, उनको डॉक्टर कियोको म्यूरा के साथ अपॉइंट किया जाता है जो एक साइंटिस्ट है। वो हवा में पैदा हुए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी ये आइसोटोप्स किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं इसी आइलैंड में पैदा हुए हैं। केंटारो को अपने डैड के ऑफिस में एक फिल्म कैनिस्टर मिलता है जहाँ पे लिखा है फिलिपिन 1952। हम लोगों को ये पता ही है कि बिल के पास एक फिल्म कैमरा था और शायद ये उसी का फुटेज है। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि केट को जहाँ से रेडिएशन का सिग्नल मिल रहा होता है वहीं के लोकल लोग एक ड्रैगन के बारे में भी बात करते हैं और शायद वो रेडिएशन उसी ड्रैगन लाइक म्यूटो से निकल रहा है जो अभी यूएस के नेवल शिप लाउटन के अंदर रहता है। वैसे ये वही शिप है जिसमें बिल रैंडल 1943 में काम करता था और कॉन्ग स्कल आइलैंड से
ही हम लोगों को पता है कि वो इस म्यूटो अटैक का इकलौता सर्वाइवर था और ये पर्ल हार्बर का वही अटैक था जिसे यूएस कहते हैं जापानीज ने किया था। बिल अपने रिसर्च से ये प्रूव करना चाहते हैं और ये चीज सबके सामने लाना चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इस शिप को स्कल आइलैंड में भी देखते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि ये पर्ल हार्बर से फिलीपीन तक किस तरीके से पहुंचता है। मतलब कोई म्यूटो इस शिप को फिलीपीन में लाता है ताकि वो इसके अंदर अपना फैमिली बना सके। दूसरा फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाया जाता है कजाकिस्तान में 1959। उस जहाज के इंसिडेंट के बाद 7 साल हो चुके हैं और अभी केको और बिल शादी कर चुके हैं क्योंकि इन दोनों के ही हाथों में रिंग है। वैसे अभी भी वो अपना रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं और वो रिसर्च उनको इस जगह पर ले आता है। वैसे इनके रिसर्च का मोटिव है ये प्रूव करना कि हॉलो अर्थ पे जाने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे टनल्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका एंट्री पॉइंट अर्थ के सरफेस में ही है और ये जगह वैसा ही एक एंट्री पॉइंट है। असल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही नीचे चले जाते हैं और वो अनजाने में ही म्यूटोस के लिए एक रास्ता बना देते हैं जिससे म्यूटोस ऊपर चले आते हैं। वैसे ये जगह रेस्ट्रिक्टेड है और ये चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट के जैसा लगता है जहाँ पे बहुत सारा रेडिएशन होना चाहिए था, लेकिन इधर पे कुछ भी नहीं है क्योंकि म्यूटोस खुद को ग्रो करने के लिए उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। और अभी जब ये सैंपल ले रहे होते हैं तभी वो म्यूटोस अंडे से निकलकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहीं पे केको का डेथ हो जाता है। एपिसोड 2 में हम लोग ली स्मिथ से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हिरोशी बिना किसी ट्रेस के ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, लेकिन अलास्का पुलिस के हिसाब से हिरोशी का प्लेन एक स्टॉर्म के अंदर चला जाता है और हिरोशी के साथ साथ उस प्लेन का भी कुछ नहीं मिलता। अभी जब टिम को ये पता चलता है कि केंटारो हिरोशी का ही बच्चा है तब उसे लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि हिरोशी जो भी प्लान कर रहा था वो चीज मोनार्क को काउंटर कर सकता है। वैसे इस सीरीज में ये चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है कि ली स्मिथ के कैरेक्टर को मतलब उसके यंग और ओल्ड वर्जन को कर्ट रसल और वाइड रसल प्ले कर रहे हैं और रियल लाइफ में ये दोनों बाप बेटे हैं। वैसे इस टाइम पर बहुत कुछ हो गया होगा क्योंकि ली स्मिथ के कैरेक्टर को हम लोग 1959 के बाद सीधा 2015 में देखते हैं और यही टाइम पे हम लोग पहली बार बूढ़े ली को देखते हैं। केट और उसके भाई ली को एक ओल्ड एज होम पर फाइंड आउट करते हैं। वैसे इस जगह को मोनार्क ही ओन करता है और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को ये पता चलता है कि ये असल में एक सूडो प्रिजन है। वैसे इधर पे ली थोड़ा ज्यादा ही रेडी रहते हैं ताकि वो हिरोशी को फाइंड आउट करने के लिए इधर से भाग सके। वैसे ये चीज बाद में जाकर डेंजरस हो सकता है क्योंकि ली शायद मोनार्क से मिला हुआ है और केट और उसका भाई ली को हेल्प करेंगे ताकि वो हिरोशी को ढूंढ सके। मतलब ऐसा नहीं भी हो सकता है पर हो भी सकता है। वैसे इस सीरीज में वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही कमाल का था। मतलब म्यूटो वायरस से बचने के लिए सैनिटाइज करना, शहर के बीचों बीच इतने बड़े बड़े बंदूकें और पूरा सिनेरियो सच में बहुत ही कमाल का था। तो मिलते हैं आपसे तीसरे एपिसोड के ब्रेकडाउन में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।